नमस्कार दर्शकों, दत्तांश के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दत्तांश रिसर्च बेस्ड इलेक्शन एनालिसिस के आधार पे प्रिडिक्शन करेगा कि हरियाणा के इस चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा या हंग असेंबली बनेगी, कैसी तस्वीर होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव की। इस पे आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अनुज के साथ, जिन्होंने पूरे हरियाणा के 90 सीटों का विश्लेषण किया है और वो बताएंगे कि हरियाणा में क्या स्थिति बन रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर संजीव। और देखा जाए तो चुनाव अभी से शुरू हुआ है और चुनावी टेम्परेचर या चुनावी बुखार को अगर हम नापने की कोशिश करें कि किसको कितना तेज है, तो हम देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ जो है 100 डिग्री का बुखार कांग्रेस को चुनाव को लेकर है। वहीं पे भाजपा थोड़ी सी कमजोर दिख रही है और 98 डिग्री पे भाजपा का इतने समय टेम्परेचर, चुनावी टेम्परेचर। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में हवा तेज है बीजेपी के मुकाबले। अगर एक सेंटेंस में इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूँगा कि आज जो हवा है वो प्रो कांग्रेस है पर एंटी बीजेपी भी। अच्छा, तो हवी है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो एंटी बीजेपी भी नहीं। इसका थोड़ा खुलासा करिए कि ये प्रो कांग्रेस है बट एंटी बीजेपी नहीं है। ये थोड़ा सा देखिए, कॉम्प्लेक्स। हरियाणा में 2014 के चुनाव से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो 2014 के चुनाव में बीजेपी ने एक नया प्रयोग शुरू किया, जिसपे उन्होंने जो जाट आधारित जो हरियाणा की राजनीति थी उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए उन्होंने ओबीसी को ज्यादा तर्ज दिया और ओबीसी और अपर कास्ट को उन्होंने अलाइन किया अगेंस्ट दी जाट डोमिनेशन जो कि हरियाणा पॉलिटिक्स में चल रहा था। प्लस कांग्रेस की अपनी एक मिस गवर्नेंस का भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। ये सब मिलके क्या हुआ कि एक सोशल कोएलिशन सा तैयार हुआ जिसमें अपर कास्ट, ओबीसी और दलित, अदर देन जाट जो है उसमें जाट भी थोड़े बहुत इधर आए, लेकिन जाट मुख्यतः कांग्रेस को ही सपोर्ट करते थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई 2014 में और उससे पहले भी होती रही कि जाट आधारित कुछ पार्टियां भी बनी, जैसे कि आईएनएलडी पहले से ही थी हैं, और उन्होंने काफी हद तक जाट्स का वोट उनकी तरफ भी गया। कांग्रेस के लिए जो जाट का वोट जाता था उसमें स्प्लिट हुआ। बीजेपी ने जो सोशल कोलिशन किया तो वो सक्सेसफुल रहा और बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। 2014 में उनको करीब 47 सीटें आई, उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जो बोल रहे हैं कि ये चुनाव प्रो कांग्रेस है, एंटी बीजेपी नहीं है, तो जो जातियां या जो ग्रुप कांग्रेस के साथ हुआ करते थे जैसे कि जाट, दलित, मुसलमान, वो वापस से लामबंद हो रहे हैं कांग्रेस के लिए। अच्छा, तो ये कांग्रेस के लिए एक सुखद समाचार है। चलिए, तो ये बताइए कि ऐसे क्या 5 फैक्टर हैं जो कांग्रेस को बढ़त दिलाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे 5 क्या फैक्टर हैं? 5 फैक्टर्स जो मैं अगर 1 2 3 करके अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहला जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम टुवर्ड्स कांग्रेस। कांग्रेस के फेवर में एक बड़ी पॉजिटिव हवा इस चुनाव में बनी है। दूसरा है रीमोबिलाइजेशन ऑफ जाट वोट इन फेवर ऑफ कांग्रेस। तीसरा है दलित वोट, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव से हम इसको इन्फर करते हैं कि दलित वोट की वापसी कांग्रेस की तरफ। चौथा अगर देखा जाए तो कुछ इश्यूज थे जैसे कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट है और फिर रेसलर्स का इशू आया जो प्रोटेस्ट की। एक लोकल इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जैसे पहचान पत्र का। तो ये सारे मिलके जो है एंटी इनकम्बेंसी का भी एक किसान आंदोलन भी हुआ। किसान आंदोलन इसमें जोड़ दिया जाए। अब फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट में आपको मालूम है कि हरियाणा जो है आर्मी में बहुत संख्या में लोगों को भेजता है। तो जो यूथ है हरियाणा का, काफी हद तक उनका एक ड्रीम रहता है आर्मी को ज्वाइन करने का। अग्निवीर के बारे में जो सरकार शायद इसमें सफल नहीं हो पाई अपनी बात को सही तरीके से कहने में, और कहीं पे ये बात एकदम से लोगों के बीच में चली गई कि अग्निवीर तो टेम्परेरी है, आर्मी की नौकरी हमेशा से एक परमानेंट समझी जाती थी, उसको पेंशन से रिलेट किया जाता था, उसको एक जिसको सोशल सिक्योरिटी के रूप में लिया जाता था।
और अग्निवीर ने कहीं पे ये सारी चीजों को तोड़ी, तो आर्मी जो है एक उतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं रहेगा। तो इसलिए अग्निवीर एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ये जो है यूथ का वोट मोबिलाइज करने में काफी हद तक रोल प्ले करेगी। लेकिन देखिए, कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है, बाकी और भी क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं, लोक दल भी लड़ रहा है, आईएनएलडी लड़ रहा है, जेजेपी लड़ रही है, बीएसपी आईएनएलडी के साथ पार्टनर है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जेजेपी के साथ है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। तो इंडिया गठबंधन जैसा कोई सिनेरियो तो हरियाणा चुनाव में नहीं बन रहा है। लेकिन बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात करती है, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है, रिसोर्सेज है, केंद्र में सरकार है, बहुत जगह दूसरे राज्यों में भी सरकार है। तो उसके पक्ष में क्या 5 चीजें हैं जो बीजेपी को 98 डिग्री के बुखार तक ले जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो अभी भी है कि मोदी जी जो है आज भी भारत के सबसे पॉपुलर और इलेक्शन के हिसाब से सबसे इफेक्टिव लीडर है। मोदी जी का चरिश्मा, मोदी जी का क्वालिटी टू अट्रैक्ट वोटर्स, इट रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा उनके फेवर में है, 2014 के बाद जो बीजेपी ने किया कि एक बहुत ही प्रोफेशनल ग्रास रूट लेवल तक एक प्रोफेशनल ओपिनियन बनाना है या किसी मुद्दे को लेके जाना है। बूथ लेवल का मैनेजमेंट जो हमने पहली बार सुना कि साहब बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, ये सब जो आपने शब्द सुने, ये अभी से यूपी में काशीराम जी ने भी ट्राई किया था, लेकिन एक प्रोफेशनली मैनेज्ड डिसेंट्रलाइज्ड वो बीजेपी ने किया, और ये उनको दिखा भी 2014 के बाद। ये 2 मुद्दे हो गए। तीसरा जो है, आज भी ओबीसी और अपर कास्ट अभी भी बीजेपी के सपोर्ट में अलाइंड है। उनका वोट खसका नहीं है। जब मैं एंटी बीजेपी बोलता हूँ कि ये एंटी बीजेपी चुनाव अभी नहीं बना है, तो मतलब कि बीजेपी के जो पारंपरिक वोट्स हैं वो अभी भी उसके साथ खड़े हुए हैं। चौथा जो है, कांग्रेस की अपनी भी कुछ वीकनेस है, उनका इंटरनल फैक्शनलिज्म है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने भी बोला कि कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो देखा जाए तो पेपर पे अगर हम देखेंगे तो ये हमको जो है बहुत कोणीय मुकाबला लगेगा कि भाई जेजेपी भी है, उधर से चंद्रशेखर आजाद जी भी आए हैं, बीएसपी भी है, आईएनएलडी है, और हरियाणा का एक ऐसा इतिहास रहा है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट भी काफी इम्पोर्टेंट 7 से 11-12 हमेशा जीतते रहे हैं वो, जैसा आप जानते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये चुनाव जो है धीरे धीरे 2 धड़ों के बीच में बढ़ता चला जा रहा है। ये बाईपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा है जो कि कांग्रेस के फेवर में जा रहा है, क्योंकि बाईपोलर कॉन्टेस्ट अगर होगा तो कांग्रेस, आप जब जब भी देखेंगे कि बाईपोलर चुनाव हुआ, चाहे वो 2000 से अगर आप उठा के देख लीजिए, जब आईएनएलडी एक डोमिनेंट पार्टी थी, पहले 47 सीटें थी उनके पास 2000 में, उसके बाद हुड्डा साहब आए तो आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में चुनाव हुआ। 2009 में अगेन हुड्डा साहब ने चीफ मिनिस्टर बने। 14 में अगेन त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। आईएनएलडी एक बड़ी फोर्स थी, बीजेपी ने भी एक बड़ी फोर्स के रूप में उभर के आई, और कांग्रेस भी थी। 19 में अगर हम देखेंगे तो जेजेपी ने काफी सीट्स लिया, और इंडिपेंडेंट तो हमेशा से रहे हैं। और तो आज भी जो है ये जो है व्यवहारिक रूप से अगर पेपर पे देखेंगे, ऑन पेपर देखेंगे तो साहब एक एक जगह पे कई कैंडिडेट्स हैं, लेकिन बाईपोलर इलेक्शन है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम, दलित और जाट ये बेसिकली लामबंद हो रहे हैं, बीजेपी के साथ ओबीसी, अपर कास्ट और व्यापारी समूह ये लामबंद हो रहे हैं। तो दलित वोटों की इसमें क्या भूमिका होगी? देखिए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे दलित करीब करीब 20% 20 से 22% है, और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जिस तरफ दलित चला जाता है, अगर आप देखेंगे दलित वोटों की स्विंग्स को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो सरकार बनाने में बहुत हद तक सफल हो जाती है। अच्छा, तो दलित वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो 17 सीटें हैं जो कि रिजर्व्ड हैं। 17 का मतलब हुआ करीब करीब 20% सीटें जो है पॉपुलेशन। हाँ, तो वो दलित वोट जिस तरफ जाता है, तो वो इस कोएलिशन को जो बटा हुआ है 2 धड़ों में, एक तरफ अगर कांग्रेस के तरफ जो है जाट समुदाय आ गया और मुस्लिम आ गया, और अगर बीजेपी की तरफ ओबीसी और अपर कास्ट आ गए, और इसमें जिस धड़े में भी दलित का वोट जुड़ जाएगा
उसकी लॉटरी लग जाएगी, वो लॉटरी लग जाएगी। तो और 2024 के जो चुनाव हुए और 2024 के चुनाव में जो उसके बाद भी जो डेटा निकल के आया है, चाहे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप जो है हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, एक पॉजिटिव स्विंग दलितों का कांग्रेस के प्रति वापस आ रहा है, जो कि शायद इंदिरा गांधी के बाद पहली बार ये देखने के लिए मिल रहा है कि दलित वोट कांग्रेस के तरफ जो है लामबंद हो रहा है। अच्छा, ये हरियाणा के चुनाव का जो भी क्या प्रेडिक्शन है आपका हरियाणा के चुनाव को लेके? कितनी सीटें, अगर सीटों के टर्म्स में हम देखिए, अगर अंदाज लगाएं, अगर आज की तारीख में, तो कितनी सीटें कांग्रेस को, कितनी बीजेपी को और अदर्स को कितनी सीटें मिल रही हैं? अगर आज चुनाव हो जाते हैं और व्यवस्था अगर ऐसी ही रहती है और कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं आता है, तो कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाती हुई दिख रही है अपने दम पर। हरियाणा में आज की स्थिति में कांग्रेस को 50 से 55 सीटें आने का उम्मीद है, बीजेपी को 30 से 35 सीटें करीब आएगी और इंडिपेंडेंट और दूसरी पार्टियां जो हैं वो 0 से 5 इसमें रह जाएंगी। अच्छा, तो आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से कांग्रेस सरकार अपनी मेजॉरिटी की बनाती दिख रही है। लेकिन इतना क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है कि बीजेपी 30 से 35 और कांग्रेस 50 से 55, तो क्या हंग असेंबली की भी कोई संभावना बन सकती है? देखिए, हरियाणा जो है एक छोटा राज्य है, 90 सीट हैं और इसमें करीब 50% 60% सीटों में करीब करीब जो है 2 लाख से कम मतदाता है। और हरियाणा जो अगर देखा जाए तो एक तालाज है, तो आप देखेंगे कि कई सीटों पे, एक एक दो सीटों पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका की इन्फ्लुएंस है। तो अगर उस तरह की सीटों का नंबर 15 या 20 भी हो जाता है, उस तरह के इन्फ्लुएंस इंडिपेंडेंट ये मिला के 10 से 15 हो जाता है अगर सीट, तो फिर ये हंग असेंबली की तरफ ये और हरियाणा से ही 1967 में ये मुहावरा निकला था, आया राम गया राम, जिसमें दल बदल की कि एक विधायक थे 67 में जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। तो आया राम गया राम मुहावरा वहीं से निकला और ये हम लोग लगातार देखते रहे हरियाणा चुनाव में। पाला बदल कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आखिरी सवाल, ये संक्षेप में ये बताइए कि क्या हरियाणा चुनाव का कोई राष्ट्रीय राजनीति पे, नेशनल पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 2024 का जो जनादेश आया वो अपने आप में एक चौंकाने वाला जनादेश था। भाई 400 पार का नारा लग रहा था, हम लोग सारे लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी तो 350, 325, 300 से नीचे आएगी नहीं है। हमारे सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, पॉलिटिकल पंडित सब कह रहे थे साहब यही होगा। बीजेपी की आई 240 सीटें, उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो मतलब क्या हुआ कि एक मोमेंटम जो है बीजेपी के खिलाफ देश में बनना शुरू हो गया है। कांग्रेस जो कि अपना लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बना पाई थी क्योंकि इतनी सीटें ही नहीं आई थी, तो वो पार्टी जो है अचानक से 3 डिजिट की तरफ बढ़ती दिख रही, 100 सीटों के करीब। तो बीजेपी ने कांग्रेस ने सीटें गेन की। अपोजिशन जहां जहां पे थी, आप महाराष्ट्र देखिए, आप वेस्ट बंगाल देखिए, उन्होंने अपनी अपनी पकड़ बनाए रखी। तो अगर ब्रॉडली उस ट्रेंड को हम इंटरप्रेट करें तो ये है कि एक एंटी बीजेपी सेंटीमेंट नेशनल चुनाव में दिखता हुआ देखने को मिल रहा था। और हरियाणा चुनाव चूंकि जस्ट बाद लोकसभा चुनाव के हो रहा है, तो अगर कांग्रेस जीतती है तो शायद उस सेंटीमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। अगर बीजेपी फिर से सरकार बनाने में सफल हो जाती है, 10 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी हाई है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो ये होगा कि साहब अभी भी जो है बीजेपी का मोमेंटम बना हुआ है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का चुनाव है, कांग्रेस अगर इस चुनाव में अपनी सरकार यहाँ पे बनाने में सफल हो जाती है तो महाराष्ट्र के चुनाव पे काफी असर पड़ेगा, झारखंड के चुनाव पे आप देखेंगे काफी असर पड़ेगा। तो नेशनली इस चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। आने वाली राजनीति किस दिशा में जाएगी वो शायद ये चुनाव निर्धारित करेगा। बहुत अच्छा। तो दर्शकों, अभी डॉक्टर अनुज ये कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में बढ़त कांग्रेस को है और कांग्रेस 50 से 55 सीटें पा सकती है। आज के जो हालात हैं, बीजेपी 30 से 35 पा सकती है और जो निर्दलीय और छोटे दल हैं वो
शून्य से लेके 5 सीटें पा सकते हैं, लेकिन चढ़ता और उतरता है, क्या नए फैक्टर्स आते हैं, उसको देखते हुए अगर इस खेल में थोड़ा भी फेरबदल हुआ तो हंग असेंबली हरियाणा में बन सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बहुत बहुत अनुज धन्यवाद। आपका। दर्शकों, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर जल्द ही आते हैं एक नया वीडियो लेके इलेक्शन के रिसर्च पे आधारित। धन्यवाद। धन्यवाद।